कला के प्रकार हेडिंग डालिए आपको। जी। कला के प्रकार। कला दो प्रकार की होती है, जैसे कि मैं पहले ही बताऊंगी। पहला हो गया ललित कला, दूसरा क्या हो गया उपयोगी कला। ललित कला को भी 5 भागों में बांटा गया है। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जाए कला कितने प्रकार की होती है, तो कला जो है 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार। ललित कला कितने प्रकार की होती है, तो ललित कला 5 प्रकार की होती है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो ललित कला 5 प्रकार की होती हैं। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। जी, अब यह जो 5 प्रकार की कलाएं हैं, इन कलाओं को भी विभिन्न इनके बहुत सारे माध्यम हैं। जैसे कि काव्य कला है, तो काव्य कला का जो कवि एक कविता को कहता है, तो वो से कहता है, किस शब्द से कहता है, तो ये इसका जो शब्द अर्थ होता है, इसका आधार क्या होता है, शब्द एवं अर्थ। शब्दों एवं अर्थों के द्वारा ही एक कवि कविता को कहता है। और संगीत कला में जब तक स्वर और नाद नहीं पता है, तब तक संगीत अधूरी है। तो संगीत कला में जो महत्व है किसका है, स्वर एवं नाद का। चित्रकला में जो महत्व है किसका है, चित्रकला में रंग, ब्रश, धरातल आदि। जब तक धरातल नहीं है, तब तक एक चित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सबसे देखा जाए तो चित्रकला में धरातल का होना अति आवश्यक है। बिना धरातल के किसी चित्र का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इसमें जो मुख्य होता है, क्या होता है, धरातल। धरातल के बिना किसी कलाकृति का निर्माण संभव नहीं है। अब यह होता है मूर्ति कला। मूर्ति कला का भी जो माध्यम होता है, इसका हो गया बालू, क्ले हो जाता है। क्ले से भी मूर्तियां बनाई गई हैं, जैसे कि राम की बहन ने भी क्ले से मूर्तियां बनाए हैं। कंक्रीट, सीमेंट, सरिया। ठीक, तो जो मूर्ति कला का माध्यम क्या हो जाएगा, क्ले, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया आदि मूर्ति कला का माध्यम हो जाएगा। और स्थापत्य कला का भी यही माध्यम हो जाएगा, सीमेंट, बालू, पत्थर आदि। स्थापत्य कला का माध्यम क्या हो जाएगा, सीमेंट, बालू, पत्थर आदि। काव्य कला का क्या माध्यम है, शब्द एवं अर्थ है। बिना शब्द एवं अर्थों के द्वारा किसी कविता को कहा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार संगीत कला में स्वर एवं नाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना स्वर एवं नाद के द्वारा संगीत अधूरी रहती है। और उसके बाद जैसे कि आपका चित्रकला हो गया, तो चित्रकला में आपके रंग एवं ब्रश, धरातल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और तमाम जो आती हैं, जैसे कि पेंसिल हो गया, ये सारी चीजें चित्रकला के अंतर्गत। जब तक आप रेखाएं नहीं खींचेंगे पेंसिल के द्वारा,
तब तक आप किसी कलाकृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो मूर्ति कला का माध्यम पूछा जाए क्या क्या है, तो मूर्ति कला का माध्यम क्ले, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया आदि मूर्ति कला के अंतर्गत आता है। मूर्ति कला में प्रयोग किया जाता है मूर्तियों को बनाने में। जैसे सरिया का प्रयोग शारीरिक ढांचा को बनाने में किया जाता है। मूर्तियों में जो बीच में शारीरिक ढांचा पूरा तैयार किया जाता है मानव का, जैसे कि आप लोग बिजुका, जैसे बिजुका का मतलब होता है कि खेत वगैरह में कठपुतलियां लोग बनाते थे, बीच में डंडी उंडी लगा के एकदम मानव की तरह। तो उसी प्रकार से ये पहले सरिया का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा शारीरिक ढांचे को बनाया जाता है। तब उसके ऊपर से शारीरिक संरचना निर्धारित होती है, तब जाके उसके ऊपर से निर्माण किया जाता है आदि चीजों का प्रयोग करके। तो स्थापत्य कला में आप जानते हैं जब तक सीमेंट, बालू और पत्थर आदि का प्रयोग नहीं होगा तब तक किसी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता नहीं है। होगा। अब इतना लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हीगल बांटे थे, कौन बांटा था ललित कला को 5 भागों में? आप यहीं पे हीगल। लिख सकते हैं। हीगल ने ललित कलाओं के 5 भाग बताए थे। ललित कला को 5 भागों में बांटा था। अब देखिए इन्होंने जो बताया है, इन्होंने सर्वोपरि किसको रखा है? काव्य कला को। तो देखा जाए सर्वोपरि किसको रखा है? काव्य कला को। और जैसे कि मान लीजिए पूछा जाए हीगल ने किस कला को उच्च श्रेणी में रखा है, तो वह है काव्य कला, जिसे उच्च श्रेणी में इन्होंने रखे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हीगल ने काव्य कला को उच्च श्रेणी में रखा है। उच्च श्रेणी में। और यह जो आपका स्थापत्य कला है, इसको इन्होंने निम्न श्रेणी में रखा था। हीगल ने काव्य कला को उच्च श्रेणी में तथा स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी में रखा था। बात समझ में आई? जी। तो जो हीगल विद्वान थे उन्होंने काव्य कला को कहाँ रखा? उच्च श्रेणी में। और उच्च स्थापत्य श्रेणी कला में। को कहाँ रखा? निम्न श्रेणी में निम्न रखा। श्रेणी यह में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेगल ने किस कला को इस निम्न श्रेणी के अंतर्गत रखा था, तो वह है स्थापत्य कला। अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए कि हेगल ने किस कला को उच्च श्रेणी के अंतर्गत रखा है, तो यह कौन सी कला है? यह है काव्य कला। काव्य कला। अब इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए आप लोग लिखेंगे उपयोगी कला। उपयोगी कला किसे कहते हैं? उपयोगी कला। हेडिंग डालेंगे। जैसा कि मैं बताई थी कल आप लोगों को कि मनुष्य जो भी अपने दैनिक जीवन में जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा है, डेली लाइफ में यूज कर रहा है, वही कला उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। जैसे कि बढ़ई गिरी, सुनार गिरी, तो बहुत सारी चीजें हैं, साड़ी बनाना, बर्तन बनाना, कुछ भी हो। तो ये सब चीजें क्या होता है, डेली लाइफ में दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा है, इसे ही उपयोगी कला कहते हैं। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन में मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली या प्रयोग होने वाली। होने वाली या भौतिक संसाधनों की उपयोगिता, भौतिक संसाधनों की उपयोगिता
जिसका मनुष्य सदैव प्रयोग करता है। जिसका मनुष्य सदैव प्रयोग करता है। उसे ही उपयोगी कला कहा जाता है। इसके शब्द से ही आप लोग पढ़ याद कर लेंगे। इसके शब्द से ही पकड़ में आता है जी। कि जिसका उपयोग मानव कर रहा है, डेली लाइफ में रोज यूज कर रहा है, वही उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। तो उपयोगी कला से अगर क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसके हाँ जी। बाद बात करते हैं यह जो उपयोगी कला है, जैसे कि अगर आप उदाहरण के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे पढ़ईगिरी, सुनारगिरी, आदि। अब देखिए ये जो हमारी उपयोगी कला है, इसके बारे में पाणिनि ने भी कुछ शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने उपयोगी कला के अंतर्गत कला के लिए इन्होंने कुछ शब्द का प्रयोग किया है। उस शब्द को उन्होंने अपने पुस्तक अष्टाध्याय में चारों एवं कारो शिल्प के नाम से प्रयोग किया है। चारों के लिए शिल्प कला और कारों के लिए उन्होंने उपयोगी कला के बारे में बताया है। तो आप लोग लिखेंगे, पाणिनि ने अपनी पुस्तक, रिमार्क में लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी जितना मैं पढ़ा रही हूँ सब important है। लिखेंगे पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में PANARK PENARK। हाँ हाँ हाँ, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला शब्द के लिए चारु एवं कारू दो शब्दों का प्रयोग किया है। चारु के लिए चारुकला के लिए चारुकला के लिए इन्होंने बताया शिल्प, और कारू के लिए इन्होंने बताया उपयोगी कला। चारुकला के लिए शिल्प कला, कारू के लिए चारुकला के लिए उपयोगी कला। तो इन्होंने क्या किया, चारों को क्या कहा, शिल्प कला कहा, और कारू को क्या कहा, उपयोगी कला कहा। तो अब यहाँ पे जितने भी शब्द हैं सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाए कि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए, पाणिनि। तो आपसे यह पूछा जाएगा चारु एवं कारू शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हो जाएगा पाणिनि। आंसर। अब फिर पूछा जाएगा पाणिनि ने चारु के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था, तो शिल्प कला। ठीक है, जो कारू का शब्द के लिए किस लिए प्रयोग किए थे, तो उपयोगी कला के लिए। यहाँ पे कम से कम फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है शिल्प कला एवं उपयोगी कला का प्रयोग किसने किया था, पाणिनि। तो क्वेश्चन जितना भी रहता है सब घुमा के रहता है, आंसर ही इसी में घूम फिर के आंसर भी रहता है। तो उस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए, लिख लिए हैं।
अब देखिए कला के लिए नग्नजीत ने क्या कहा है। क्या डालेंगे आप, कला के तत्व। लिखेंगे आप कला के कुल 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं कला के? कुल 6 तत्व हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं? पहले आप थोड़ा सा शार्ट में लिखेंगे। रेखा, रूप, तान, ओत, अच्छा रेखा रूप रंग तान ओत अंतराल, कुल कितने तत्व हैं? 6 तत्व। कौन कौन से हैं? रेखा, रेखा, रूप, रंग, रूप, तान, रंग, ओत, अंतराल। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रेखा किसे कहते हैं, और आप लोगों को याद भी होगा। विनीता जी आप बताइए रेखा किसे कहते हैं? रेखा। किसे कहते हैं? मैम भूल गई मैं। भूल गई आप? हाँ जी। प्रियंका जी बताइए आप। प्रियंका राज बताएंगी। मैम बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दो गतिशील। हमारे दो बिंदु हैं, इसके जो बीच की गति दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? दो रेखा कहते बिंदुओं हैं। के बीच की यानी दूरी को रेखा क्या हो कहते गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या कहेंगे? रेखा हैं। कहते हैं। रेखा। हाँ लिख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। मैम इसका क्वेश्चन है कि ये भी तो है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हाँ रेखा कहा जाता है। यानी इसको सरल रेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जी। उसमें सरल रेखा नहीं रहे तो सरल पे आप लगाएंगे, गतिहीन वाले पे। अगर उससे ऑप्शन में नहीं है तो आप रेखा लगाएंगे। ठीक है। जी। क्वेश्चन क्योंकि घुमा के पूछा जाता है। अब देखिए इसके पहले भी मैं बताई हूँ कि रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, उसको आगे बताएंगे। अब यहाँ रूप का मतलब क्या होता है बताइए आप। रूप की जो मैम बाह्य सौंदर्य होता है। मतलब किससे होता है? आकृति से होता है ना। जी। तो बताएंगे, प्रदीप जी बताइए रूप किसे कहते हैं? मैम रूप आकृतियों को कहते हैं। जैसे कोई वस्तु को बनाना है। हम्म, यानी कोई भी वस्तु हो या कुर्सी हो, मेज हो, हम है, आप है, सबका एक रूप है ना। जी जी मैम। तो कह सकते हैं आप कि किसी जी वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु हो उसकी जो आकृति है उसी को क्या कहेंगे? रूप कहेंगे। किसी वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं। प्लेटो ने रूप को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने बताया है सापेक्ष रूप और निरपेक्ष रूप, उसको हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पे जी। बात करते हैं तान। तान के भी बारे में मैं बताई हूँ कि तान किसे कहते हैं। चलिए जी। बताइए।
मैम किसी चित्र के हल्के व गहरे रंग के मध्य को ही तान कहते हैं। चित्र के हल्के व गहरेपन को। जो मध्य होता है मैम, हाँ, उसको तो ही चित्र तान का कहते हैं। मतलब कि रंग जो रंगत होती है। हाँ जी। रंगत हाँ, के तो रंगत। हल्के और हाँ, रंगत के हल्के व गहरेपन को, जैसे कि मैं उस दिन चित्र भी दिखाई थी, और उसके जो रंगत का जो हल्कापन था और गहरापन था उसे दिखाई थी। जी तान को टोन भी कहा जाता है, यह भी मैं बताई थी ना। कभी कभी टोन करके पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अब देखिए, तान किसे कहते हैं? किसी रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। क्वेश्चन हर जगह सोचता है, जितना बार बता रही है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान। तान कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए हम किसी तान, जो तान है यानी जो टोन है, तो अगर हम किसी कलर में ब्लैक रंग लगा देते, मिला देते हैं, तो उसका तान मान घटता है कि बढ़ता है? तान का घटता है मैम, मैम। बढ़ता है। बढ़ता है ना, क्योंकि उसमें ब्लैक कलर लगाने से वो धुंधला दिखाई देने हो जाता है चित्र। अगर व्हाइट लगाएंगे तो उसमें प्रिंट की मात्रा बढ़ मान बढ़। जाती है ना, मान बढ़ जाता है उसका। और किसे जी। कहते हैं? स्पर्श धरातल बिंदु के को गुण को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धरातल के गुण को ही क्या बोलते हैं? ठोस पोत कहते कहते हैं। हैं। मैं उस दिन बताई थी कि हमारा धरातल है, इसका गुण कैसा है? जो चिकना है, खुरदरा है, मोटा है, जो भी है, तो इसके गुण के ऊपर निर्भर करता है। हमारा धरातल का गुण कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। उसी को क्या कहते हैं? पोत कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? धरातल के गुण को ही पोत कहते पोत। हैं। पोत भी हमारा देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है, और एक बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है। एक चिकना होता है और दूसरा कैसा होता है? मोटा या खुरदरा होता है। और वैसे देखा जाए तो हमारा जो पोत है वह 3 प्रकार का है। तो कौन कौन सा है? प्राकृतिक है, अनुकृतिक है, और प्राप्त है। ये 3 प्रकार के हैं, तो उसको आगे हम आगे पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम अंतराल की बात करते हैं कि अंतराल किसे कहते हैं, ये अभी मैं बताई हूँ। कलाकार का कार्य क्षेत्र। बिल्कुल सही। कला जो अंतर्यामी, जो हम जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा जो क्या क्या कहलाएगा? कार्य क्षेत्र कहलाएगा। उसी को ही अंतराल कहते हैं। तो यानी जो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, वो अंतराल। कलाकार कार्य क्षेत्र अंतराल कहते हैं। इतना हो गया। यस मैम। कलाकार के कार्य क्षेत्र को अंतराल कहते हैं। मैम एक बचा है रंग। अच्छा, बीच में रंग बच गया है। चलिए, रंग पर भी आ जाइए। चलिए, आप लोगों को तो पता ही होगा, बताइए हो। तो प्रकाश के रंग गुण किस? को रंग। हाँ, बिल्कुल सही। प्रकाश के गुण को ही रंग कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो रंग है इसको भी 3 प्रकार का बताया गया है, तो लेकिन यहाँ पे आप इतना ही लिखेंगे, प्रकाश के गुण को रंग कहते हैं। अब इसके बारे में जो भी इसके जैसे कि एक एक पार्ट है, जैसे कि रंग को 3 प्रकार बताए गए, और पोत के प्रकार बताए गए, अंतराल के बताए गए, रूप का बताया गया, रेखा का बताया गया। इसको सब अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। सब लोगों ने लिख लिया? यस या नो? यस। ठीक है। हेडिंग डालेंगे आप लोग, रेखा के प्रकार। हेडिंग डालेंगे आप, रेखा के प्रकार। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है सरल रेखा और जो दूसरी रेखा है वह कौन सी है? वक्र रेखा। और इसके भी बारे में मैं बता चुकी हूँ कि सरल रेखा किसे कहते हैं, तो बताएंगे। कौन बताएगा? मैं पूछ रही हूँ। चलिए सोनम जी बताइए। सोनम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद इनके यहाँ नेटवर्क नहीं है, लाइन से कट गई है। चलिए विनीता बताइए आप। विनीता। जी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। सरल रेखा? जी, सरल रेखा कहते हैं। गलत। अभी मैं रेखा बताई थी ना कि दो मैम बिंदुओं के आपने बीच। पहले अभी तो मैं तुरंत मैम आप लिखा रही हूँ आगे कि रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सरल रेखा की बात कर रही हूँ, ना कि रेखा की। मैम सरल रेखा में भी तो आपने यही लिखवाया ना था उस दिन। ना ना ना, मैं गलत लिखी वही थी। याद है। गलत नहीं लिखाई थी अच्छा। मैं। आप गलत लिखे होंगे। मैं ये किसी लिखाई दिन थी कि एक ही बिंदु से अबाध गति से खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं, ये लिखाई थी ना? चलिए, जी, हो सकता है आज मैंने से गलत लिख समझने लिया का होगा। प्रयास कीजिए। जी। किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में अबाध गति से खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। गलत मत लिखिएगा आज आप लोग। सरल रेखा कहते हैं, यानी किसी एक बिंदु से, यानी मान लीजिए यह एक बिंदु है, यहाँ से कोई बाधा नहीं है। ये देखिए आप लोग, एक ही दिशा में गई और अबाध गति से कहीं रुकावट आया नहीं, आया ना? तो यहाँ से जो गई है हमारी रेखा एकदम सीधे एक ही बिंदु से, कोई बाधाएं नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा किसे कहते हैं? विनीता बताइए आप। यदि रेखा की दशा बदल दी जाए उसे वक्र रेखा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यदि रेखाओं की दिशाएं में या कह सकते हैं कि जब रेखाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है परिवर्तन तो नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं ना? कहते हैं। चाहे ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, यानी दिशा में उसके परिवर्तन हो रहा है, वही क्या है?
वक्र रेखा वक्र कहलाती है। तो आप लिखेंगे यदि रेखा की दिशा बदलती जाए, यदि रेखा की दिशा बदलती जाए, उसे ही वक्र रेखा कहते हैं। मान लीजिए यह रेखा है, इसकी दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, मान लीजिए यहाँ से आप जा रहे हैं सीधे रास्ते से, यहाँ से रास्ता मुड़ा हुआ है, ऐसे गया है, फिर ये इधर से फिर उसी रास्ते पे आए हैं, फिर सीधे रास्ता गया है। तो यही क्या है? वक्र रेखा। जब आप कहीं जाते हैं, मार्ग परिवर्तित होता है ना, तो रेखा दिशा बदलती रहती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। हेडिंग डालेंगे आप, रेखाओं की दिशाएं। रेखाओं की दिशाएं। अच्छा, ये लोग, आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को परिभाषा याद हो गया? सभी लोग बताएंगे, सारी परिभाषा याद हो गया? प्रियंका, आपको याद हो गया? यस मैम, याद है। अच्छा, आपको याद है? ठीक है, जी विनीता, आप बताइए, हमें परिभाषा बताइए, हीगल का बताइए। जी, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, हीगल ने कहा है। फ्रायड का क्या है? जी, फ्रायड का। फ्रायड के अनुसार मैम, हाँ हाँ जी, हाँ। कला दमित वासना का उभरा हुआ रूप है। क्रोचे के अनुसार? क्रोचे के अनुसार मैम, क्या था क्रोचे के अनुसार? हाँ जी, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल राइट। और पीएन सोयल के अनुसार? जी, कला मनुष्य को अभिव्यक्ति देती है। देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार? टैगोर के अनुसार, शनाया मत छेड़ो बेटा। कला में मनुष्य मैम अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, ठीक है, आपको याद है। और प्रियंका जी बताइए, आप बताइए। हीगल का बताइए, कौन सी परिभाषा था? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम। क्रोचे के अनुसार? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय के अनुसार? कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छा से तैयार है, बहुत बढ़िया है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। प्रदीप जी, आपको पूरा तैयार है? यस मैम। बताइए आप, प्लेटो के अनुसार बताइए। कला सत्य की अनुकृति है मैम। कला सत्य की अनुभूति है। क्रोचे के अनुसार क्या था? कला राय प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छे से तैयार है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग रटते चलिए, पूरा जितना बताएं सब रटते चलिए, कहीं से एक जी। एक पॉइंट मत छूटिए। अच्छा बताइए, कला का ये सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था? कला का यथार्थवादी। मैम मैं कला बताऊं? शब्द, हाँ बताइए। मैम भरत मुनि ने। जी। हाँ, बिल्कुल सही। और कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? मैम
संस्कृत भाषा से लिया गया है। मैम इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के कल धातु से ना, लेकिन जी, सबसे पहले प्रमाण वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है जी। हाँ हाँ। कला शब्द का आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ है? 13वीं शताब्दी में मैम। 13वीं बिल्कुल शताब्दी राइट, में। शताब्दी में। और उसके बाद कल का जो क्वेश्चन मैं लिखवाई थी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में पूछना चाह रही। जितना मैं पढ़ाती चलूं, मेरा मतलब उद्देश्य है कि आप लोगों को याद भी होता रहे। ठीक, चला है चलिए थोड़ी देर आप बाद में बेटा। देखिए गुण किसमें दिखता है? स्केच में मैम। स्केच में। ठीक, काले और सफेद रंग के चित्र को क्या कहा, काले और सफेद रंग के चित्र को क्या कहा जाता है? एक रंग। एक रंग। ठीक, किन दो रंगों को मिलाने से काला रंग बनता है? भूरा नीला। बिल्कुल राइट। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? हाईलाइट। हाईलाइट। बिल्कुल सही। ललित कला में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है? ले। बिल्कुल राइट। और 10वां क्वेश्चन है, अंतराल में गहराई दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्या प्रदर्शित किया जाता है? परिपेक्ष। परिपेक्ष मैम। परिपेक्ष। बिल्कुल। 10, आज का भी 10 क्वेश्चन है, वो भी लिखिए आप लोग। आज का 10 जी। रेखाओं की दिशाएं कल पढ़ाया जाएगा। आज का 10 क्वेश्चन, जितना भी 10 क्वेश्चन, ये इसको तो पढ़िए ही, लेकिन 10 क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है। जी जी मैम, जी मैम। चलिए 11वां क्वेश्चन है आपका। कल 10, आज 11वां। प्रमाण प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? बताएंगे आप लोग। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? बताइए, पता है किसी को? इसका आंसर है ताल एक सिर है। ताल एक सिर है। ठीक है। जो इसका इकाई है, इकाई क्या है? ताल एक सिर है। यह किसके लिए प्रयोग होता है? प्रमाण के निर्धारण में इसका प्रयोग होता है। प्रमाण के निर्धारण में ताल का प्रयोग होता है और इकाई का प्रयोग होता है। तो ताल एक क्या है? उसकी इकाई ताल की क्या है? एक सिर है। ठीक है। अब अगला मैम क्वेश्चन सिर है, क्या होता है? ये आपको हम ताल पर बताएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, एक सिर में 12 अंगुल होते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। अभी इसको यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब मैम देखिए आपका ताल और 12वां क्वेश्चन। इकाई। ताल या इकाई, बात एक ही हुआ, या ताल पूछा जा रहा है या इकाई। अगर ताल न रहे, इकाई रहे, तभी भी यही रहेगा। अगर इकाई रहे, फिर भी यही रहेगा। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, तो 12वां क्वेश्चन है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। शुरू होने वाले किस रस सिद्धांत का विकास हुआ? आंसर बताएंगे आप लोग।
रस सिद्धांत का विकास हुआ। वह ऐसा रस सिद्धांत था जिसका मूल पाठ क्या है? संस्कृत है। उसका मूल पाठ किससे शुरू है? संस्कृत से शुरू है। और वह पहला सिद्धांत है जिसने भी दिया है। किसी को पता है? नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र पहला सिद्धांत है ना संस्कृत का, रस से संबंधित। रस से संबंधित पहला सिद्धांत कौन सा है आपका? नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र। और इस आप लोग देखिए नाट्य शास्त्र के बारे में खूब अच्छा से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन घूम गया है और आप लोग कंफ्यूज हो गए, जबकि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पता होगा। अब देख लीजिए 13वां क्वेश्चन क्या है? भाव कला को क्या देती है? किसी को पता है? भाव कला को क्या देती है? बताएंगे आप लोग आंसर। किसी को पता है? भाव कला को क्या देती है? अभिव्यक्ति। पूछा जाए कि भाव कला को क्या देती है, तो भाव कला को क्या देती है? अभिव्यक्ति देती है। अभी आगे भाव के बारे में पढ़ाना है आप लोगों को। पूछा जाए कि भाव कला को क्या देती है, वह है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति देती है भाव कला को। 13वां क्वेश्चन है, अच्छा ये 13वां ही था। 14वां क्वेश्चन है, अनुकरण सभी कलाओं का मूल है। अनुकरण सभी कलाओं का मूल है। यह कथन किसका है? क्या लिख सकते हैं? कथन किसका है? अनुकरण सभी कलाओं का मूल है, कथन किसका है? यह जो कथन है, यह कथन है प्लेटो का, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा होगा अरस्तु का ना, क्योंकि अनुकरण की बात अरस्तु ने किया है, लेकिन यहाँ पे कथन की बात किया जाए तो अनुकरण सभी कलाओं का मूल है। पूछा जाए यह कथन किसका है, तो यह कथन का है। अब 15वां क्वेश्चन है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? बताएंगे आप लोग। समाज के लिखेंगे, समाज की है, समाज की ही रहेगा। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैम उपयोगी कला। उपयोगी कला। बिल्कुल उपयोगी कला। अभी मैम मैं उपयोगी पढ़ाई कला हूँ। के द्वारा। हाँ हाँ, अभी मैं पढ़ाई हूँ कि उपयोगी कला के द्वारा ही समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो डेली लाइफ में इंसान उसको जरूरत में ला रहा है, तो वही है उपयोगी कला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगी कला। अब आपका 16वां क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? किसी को पता है श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? प्रियंका यादव बताइए। मैम नहीं मालूम।
मैम नेताजी आप बता रही हैं। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आया मैम, प्लीज दोबारा बता दीजिए। श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। भर्तृहरि। मैम मैम भरतहरि। हाँ, भरत भर्तृहरि ना, भर्तृहरि भर्तृहरि। तो पूछा जाए श्रृंगार शतक के रचनाकार, तो श्रृंगार शतक के रचनाकार भर्तृहरि हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन। कला को वैदिक काल में, कला को वैदिक काल में ज्ञान के किस रूप में स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन आपका फिर समझिए। वैदिक काल में, अच्छा, कला को वैदिक काल में यानी कब? वैदिक काल में ज्ञान के किस रूप में, यानी जो वैदिक काल था वहां पे पहले जो कला थी हमारी वैदिक काल में, उसके लिए शिल्प शब्द का ही प्रयोग होता था। चित्रकला, मूर्तिकला ऐसे नहीं प्रयोग, अलग अलग प्रयोग नहीं होता था, उसके लिए शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। तो उस टाइम क्या कहा गया है कि ज्ञान के किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो यानी ज्ञान के जो इसका रूप था, इसका रूप था उप विद्या, यानी उप विद्या के रूप में इसको जो है स्वीकार किया गया था। पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा उप विद्या, उप विधा होगा। उप विधा के रूप में स्वीकार किया गया था वैदिक काल में कला को। अब आपका 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के मर्म को, भारतीय चित्रकला के मर्म को किसके द्वारा समझा जाता है? किसी को आंसर पता है? किसके द्वारा समझा जाता है? तो यानी आपकी जो भारतीय चित्रकला है उसको देखा जाए तो सडंग के रूप में ही, सडंग में ही आलेख का वर्णन किया गया है, कला का वर्णन किया गया है। वो भी भारत के रचनाकार थे बादशाह, जिन्होंने कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना किया था। तो उसमें यशोधर पंडित ने जयमंगला शब्द का, जयमंगला नाम से उसका टीकाकरण किया था और उसी में ही आलेख शब्द का प्रयोग हुआ है और आलेख का वर्णन भी किया गया है विस्तार से, जिसमें आपका रूप भेद प्रमाण ये सब आता है। और उसी के अंतर्गत देखा जाए तो जो हमारी भारतीय चित्रकला के मर्म है सडंग के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा? षडंग। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कला किस भाषा का शब्द है? 19वां क्वेश्चन। कला किस भाषा का किसी का फोन आ रहा है? कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है, बताएंगे आप लोग? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का। बिल्कुल सही। अभी मैं पढ़ाई हूँ आगे आप लोगों को। और अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, मेहंदी कहाँ की कला है? मेहंदी कहाँ की कला है? मैम मेहंदी। हाँ, मेहंदी लगाते हैं ना सब लोग। मैम राजस्थान। बिल्कुल राइट। तो मेहंदी जो है राजस्थान की कला है, जिसको नहीं पता था वो भी लिख लेंगे।
यह कला राजस्थान की है मूल रूप से। यहाँ राजस्थान में ही मेहंदी लगाने का प्रचलन शुरू हुआ और आज यस मैम। पूरे भारत में मेहंदी लगाने का प्रचलन है। तो आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो आपको बहुत सारी चीजें नई मिली होंगी। मिली कि नहीं बताइए आप लोग। क्या मैम? आपको बहुत सारी चीजें नई मिली होंगी। यस मैम मैम। आज हमारी क्लास मिस हो गई, हम लास्ट में ही आए। अच्छा, तो पूछिएगा बाद में। तो आप लोग ऐसे ही, आप लोगों के लिए मैं 10 क्वेश्चन पढ़ने कराऊंगी और उस 10 क्वेश्चन से बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। यस मैम। मैम क्वेश्चन हाँ, नए नए क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेगा उससे। ठीक है। मैम एक मैम चीज और मैम, चल रही है हाँ। इस समय जी। क्या? मैम क्लासेस इस बार की बहुत सही है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। मैम मैम हाँ, मैम पिछली मैंने वो बार रेखा वाला हाँ, मैम मैंने क्या? रेखा वाला कई बार पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी भूल गई। अब मैं क्या करूं याद करने के लिए? या बार तो याद मैंने हो वो गलत। जाए। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। अभ्यास जी करते करते रोज मैं जब पूछूंगी तो आराम से याद हो जाएगा। आपको पता भी नहीं मैम चलेगा कि याद, आपको याद हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा ना। जी। ठीक है मैम, मैंने 5-5 6-6 बार लिख लिख के देखा था वो, बट पता नहीं मैं फिर भी भूल गई। क्यों भूल गई, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, हो जाता है माइंड ना। तो इंसान जी के, क्योंकि इंसान के अंदर स्मृति और विस्मृति दोनों है ना। और अगर स्मृति विस्मृति जो नहीं होगी तो जीवन जीना भी संभव नहीं है। कि मान लीजिए व्यक्ति किसी घटना को देखा है, अगर उसके दिमाग में हमेशा वो सीन चलता ही रहेगा, क्रिएट होता ही रहेगा, तो वो पागल हो जाएगा। इसीलिए स्मृति का भी होना जरूरी है और विस्मृति का भी जो होना जरूरी है। स्मृति का मतलब याद रखना, विस्मृति का मतलब होता है भूलना ना। तो ये चीजें होना जरूरी है हर इंसान के अंदर। तो अगर इंसान पर ये चीज नहीं होगा तो वो एक दिन पागल होगी, पूरा रोड पर टहलेगा। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। मैम एक वो याद हो। मेमोरी ड्राइंग भी तो हो गया ना, स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग, किसी चीज को हाँ याद में। हाँ हाँ, जो भी है, सही कह रहे हैं। इस टाइम में पढ़ा भी रही हूँ सब। यस मैम। सेवन तक पढ़ा रही हूँ और नहीं मैम, मैम बहुत अच्छा लग रहा है आप जो पढ़ा रहे हो, बिल्कुल इंजॉय से, ऐसा मेरे को लगता है बहुत मैम अच्छा यही सब आ जाएगा। आता ही है। आप एकदम पढ़ते चलिए, देखिएगा आपका 100% क्वेश्चन आएगा, श्योर है। और मैम पढ़ाने का डेली का। थोड़ा सा, पढ़ाने का पैटर्न ये चेंज की हूँ कि 10 क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ। ये मैम ये बहुत बेस्ट अच्छी है, बहुत सही चीज है। हाँ जी। और मैम, एक चीज बहुत मैम बेस्ट। ये है कि ना, एक ही चीज को कई तरीके से बताना, क्योंकि कंफ्यूज मोस्टली हो ही जाते हैं कितना भी लर्न हो। तो वो सही हमें बात है। सारी चीजें याद रहेंगी तो हम वो स्किप नहीं करेंगे। हाँ हाँ, वही चीज ना। तो हम आप लोग का नहीं है, हम्म। जहाँ लगेगा हमको आपको ट्रिक देना है, वहां पे ट्रिक आपको दिए जाएगा। जहाँ लगेगा हमको जो चीज करना है वो चीज हम आपके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। यस मैम। बस आप मैम मैम आप वीकली लोग। टेस्ट भी लिया करेंगे आप? हाँ हाँ, टेस्ट लेंगे। यस मैम, वो ज्यादा, वो भी बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बेनिफिट है। हाँ, टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों का टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। यस मैम। एक एक कंप्लीट ठीक। होता रहेगा, उस हिसाब से टेस्ट होता रहेगा। हाँ, यस मैम, टॉपिक वाइज ना कंप्लीट। जी हाँ हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, मिला के टेस्ट लेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट लेने से ऐसा होता है ना, जितना पढ़ा दिए वहां से पूरा मिला के लेंगे। टॉपिक वाइज मिक्स करके लेने से कई तरह के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें सॉल्व करने का तरीका पता चलता है। जी यस जी। मैम। हाँ, ठीक है फिर, ओके, ओके, ठीक है थैंक यू मैम। मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय। बाय मैम।